मैं जब जेल में था, मेरे पास कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों ने मुझे बताया, वो लंगड़ाते आते थे, मैंने पूछा, उनमें कईयों ने बताया, उनसे सीधे सीधे डील हुआ, वो पकड़ के ले आए गए और पूछा गया कि तुम्हारा फुल एनकाउंटर होगा कि हाँ, तुम फुल चाहते हो कि हाफ चाहते हो। जैसे कि फुल फ्राई और हाफ फ्राई अंडे होते हैं, आप रेस्टोरेंट यही बोलेगा हाफ फ्राई चाहिए, फुल फ्राई, तो कह रहे तुम फुल फ्राई फुल चाहते हो कि हाफ। तो फुल का मतलब है छाती में गोली और हाफ का मतलब है पाँव में गोली। और फुल से हाफ बदलने के लिए 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख का रेट। जिस तरह से आदित्यनाथ जी की सरकार में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, साथ में एक आध फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रहते होंगे, वो बताते होंगे कि भाई इतने गोली पे इतने दूरी पे ऐसे करके मारो ताकि कल को नहीं मालूम चले, नेचुरल लगे। इनके उकसावे पे, इनके बढ़ावे पे, इनके चढ़ाने पे, इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक ऐसा कार्य कर रही है जो स्पष्टतया आपराधिक है। कल को उसी वह गोली मेरे छाती से। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देश में इस समय एक एनकाउंटर की चर्चा खूब हो रही है। कुछ लोग इसकी तारीफ में अपना पीठ थपथपा रहे हैं और कुछ लोग इसे जाति एंगल से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अपराधियों की जात देखकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। दरअसल एक सुनार की दुकान पर एक डकैती होती है, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, कुछ लोगों का एनकाउंटर हो जाता है। अब योगी जी का ये कहना है कि जब भी ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर किया जाता है तब कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी जात जो है वो यादव थी इसलिए उन पर एनकाउंटर हुआ, बाकी लोगों को तो हाथ पकड़कर पुलिस जो है वो थाने तक ले जाती भी नजर आई थी, उसकी भी तस्वीरें नजर आई थी। अब इस एनकाउंटर के कई ऐसे सवाल हैं जो घेरे में हैं। ये बताया जा रहा है कि जो मंगेश यादव हैं उनके पास हथियार थे, इसके बावजूद भी पुलिस जब मुठभेड़ करने जाती है, पुलिस जब पकड़ने जाती है, तब वो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं जाती। तो शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि जो मंगेश यादव हैं उनके पास हथियार तो होंगे लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता होगा, इसीलिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना गया। इसके अलावा उन्हें ये भी पता होगा कि उनके पास पैर तो है लेकिन उसे दौड़ना नहीं आता, इसीलिए स्लीपर पहनकर जो है वो इस तरीके का एनकाउंटर किया जाता है। यही वो कई सवाल हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर नहीं, ये फर्जी एनकाउंटर है। और इस तरीके का एनकाउंटर जो है वो उत्तर प्रदेश और ऐसे तमाम राज्यों में होता ही रहता है। तो बाकी इस पूरी कहानी पर प्रकाश डालने के लिए जो है हम एक शख्स को बुला कर लाए हैं जिनका जीवन भी इस तरीके के एनकाउंटर से जुड़ा रहा है। इन्होंने भी अपने जीवन में कई ऐसे एनकाउंटर किए होंगे, कई ऐसे मुजरिमों को पकड़ा होगा। तो अमिताभ ठाकुर जी हैं, अभी आजाद अधिकार सेना से जुड़े हुए हैं, इनकी पार्टी भी है, लेकिन एक समय पर सर आपने भी इस तरीके के एनकाउंटर को कभी अंजाम दिया था। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। देखिए, चूंकि ये मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। मेरा यह हम्म। मानना है और मेरा यह मानना था कि हम्म। जैसे हमारे जिनसे हमने ट्रेनिंग ली, जिनसे हमने सीखा, पुलिस में हर व्यक्ति ने अपने लिए निश्चित रूप से किसी न किसी को गुरु बनाया होगा। पुलिस विभाग में, हर विभाग में, हर जगह होता है, किसी से अपना उसने कुछ सीखा, कुछ। तो हम्म। उनका यही कहना था कि हम कोशिश यही करें कि जो हम्म। चीजें सच हों, हम हम्म। उनके साथ स्टैंड करें, उसके साथ स्टिक करें। हम्म। एनकाउंटर शब्द जो है, हम्म। अगर हम इसकी बात करें, एनकाउंटर का मतलब होता है अचानक मुलाकात। हम्म। ये हिंदी हम्म। हिंदी उसका अर्थ ये है, अच्छा मैं कहीं जा रहा हूँ, आप कहीं जा रहे हैं, हम आपस में मिल गए, टकरा गए, अचानक टकराना, हम्म। एनकाउंटर। तो अब हम्म। यह एनकाउंटर तो अचानक होता है, अचानक होना चाहिए। मैंने हम्म। कुछ दिन पहले विकिपीडिया पे एनकाउंटर शब्द का, जिसको एटिमोलॉजी कहते हैं, यानी कि उसके संबंध में कि उसकी क्या पृष्ठभूमि है, हम्म। जानने का प्रयास किया। तो उसमें मैंने देखा कि पहला लाइन ही लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर वह पुलिस और क्रिमिनल्स का कथित मुठभेड़ है, आमना सामना है, जो हिंदुस्तान और उसके आसपास होता है। अर्थात हम्म। विकिपीडिया, जो कि एक सार्वभौम और यूनिवर्सल, एक तरह से मैं कहूं कि एक प्लेटफॉर्म है, उस पर वह कहता है कि पुलिस एनकाउंटर के नाम की चीज, नाम की चिड़िया, नाम के का जो भी बिंदु है,
वह हिंदुस्तान और उसके आसपास, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि ये कहें कि हाथी हिंदुस्तान में पाया जाता है, अगर हम कहते हैं, उसी प्रकार से विकिपीडिया कहता है कि पुलिस एनकाउंटर हिंदुस्तान में पाया जाता है, हिंदुस्तान में हो रहा है। यह तथ्य अपने आप में इस जो एनकाउंटर का कंसेप्ट है उसका बहुत हद तक उसको परिभाषित कर देता है कि यह स्थान विशेष पर एक परंपरा के रूप में इसे प्रयुक्त किया जा रहा है। यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि तो ये मनुष्य, सिर्फ भारत में होता है और कहीं की पुलिसिया सिस्टम में ऐसी व्यवस्था नहीं है एनकाउंटर की? ये सिर्फ भारत में ही एनकाउंटर की व्यवस्था है? विकिपीडिया मैंने ये मानता है कि देखिए जो मैंने वहां देखा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना मैं देखता ठीक हूँ है। उतने बड़े उतना ही को बोलता हूँ, हवाई बात मैं कैसे बोल पाऊँ, लेकिन उससे मुझे ठीक लगा है। और मैं अपना इतना समझा कि हम्म। यह घटना चक्र जो कथित घटना चक्र है, यानी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी लिमिटेड है। मेरे हम्म। कहने का अगला बिंदु यह है कि पुलिस हम्म। भी हर जगह है, क्रिमिनल्स भी हर जगह है, इंसान भी हर जगह है, चीजें हर जगह है, लेकिन यह हम्म। टेक्निक अभी और जगहों पे ये लोगों ने संभवतः स्वीकार नहीं किया है। क्यों? हम्म। और अगर किसी चीज को 100 देशों में या 190 के आसपास संभवतः देश हैं, उसमें मान लीजिए 2-4 देश स्वीकार कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो हम चूंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक माहौल बना दिया है देश में, उसमें तो जो कुछ भी स्वदेशी है, तो यह स्वदेशी ही मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है एनकाउंटर जो है, और कोई चीज स्वदेशी हो ना हो, एनकाउंटर निश्चित रूप से एनकाउंटर स्वदेशी है। हाँ, ये जो पूर्ण। एनकाउंटर हुआ है, ये जो मंगेश यादव एनकाउंटर है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि मतलब आप फ्लिप वाले चप्पल को पहनकर दौड़कर मंगेश यादव को पकड़ते हैं। आप ये बताते हैं कि मंगेश यादव के पास हथियार बरामद हुए हैं, कुछ असलहा बरामद हुए हैं, उसके बाद भी आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं जाते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं, परिवार वालों का ये कहना है कि रात पर आकर पुलिस जो है वो सादी वर्दी से मंगेश यादव को उठाकर ले जाती है, लेकिन पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमने दौड़ कर पकड़ा था। ये पूरा जो एनकाउंटर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपका नजरिया इस पर क्या है? देखिए, मंगेश यादव का जो एनकाउंटर है वह एक बड़े प्रश्न को सामने ला रहा है, और वह बुनियादी प्रश्न है भारतीय पुलिस का और उत्तर प्रदेश पुलिस का। क्योंकि इसमें जैसे आपने जितनी बातें कही, एज अ हैबिट, पता नहीं, कई बार तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों, क्या कारण है। मैंने कुछ दिन पहले, मुझे याद है कि हापुड़ में मुझे एक व्यक्ति ने 6 या 7 एफआईआर भेजे थे, जो कथित रूप से जो मनचले लड़के होते हैं उनके खिलाफ थे। 292 293 आईपीसी की धारा थी, जिसमें 7 या 6 लोग हापुड़ में एक ही स्थान पे हम्म। अरेस्ट हुए, और सातों हम्म। के एफआईआर में यही लगभग समय भी सेम था और हम्म। गाना भी सेम था। उस गाना था आजा मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, यानी हर व्यक्ति यही गाते हुए पकड़ा गया था। एक ही गाना, एक ही समय, एक ही स्थान। क्यों? हम्म। क्योंकि पुलिस को उतना समय नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है, संभवतः उतने साधन भी नहीं है, और उनको फर्जी भी दिखाना है। इसीलिए हम्म। अब आज का लड़का, मतलब 2024 का लड़का 1969-70 की का गाना जान रहा नहीं जान रहा, लेकिन पुलिस वालों के हिसाब से थोड़े बुजुर्ग टाइप के कोई रहे होंगे, मान लीजिए वहां जो दीवान है, उनको वही गाना पसंद है, वो वही गाना लिख दे रहे हैं कि वो वही गाना गा रहा है। तो यह एक दृष्टि, यह जो फर्जीफिकेशन जिसको हम लोग पुलिस में बोलते हैं, तथ्यों हम्म। को गलत निरूपित करने का, मेरी गिरफ्तारी हुई, मैं 7 महीने जेल हम्म। रहा, लगभग 20, चूंकि मैं पुलिस में रहा हूं, मुझे मालूम है 20 मैंने ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं कि कहा हम्म। हर स्टेज पे झूठ बोला पुलिस ने। हम्म। उसी प्रकार से अगर आप एनकाउंटर्स के एफआईआर देख लेंगे, पुलिस एनकाउंटर्स के, इस समय तो जब से श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, और उन्होंने जो ललकार और जो हुंकार दिया है, विदेशों के प्रति तो हुंकार नहीं दिया, अपने लोगों के प्रति हुंकार दिया है, मार डालो और काट डालो। अब किसको मार डालो काट डालो? अपराधियों को कह रहे हैं। उनका तो कहना है कि जो फला के इस चौराहे पे करेगा अगले चौराहे पे गिरेगा, ऐसा मतलब उनके डायलॉग है। लेकिन उस डायलॉग का उपयोग क्या है? वह कंप्लीटली सेलेक्टिवली यूज हो रहा है। मेरी समझ में वो 2-3 डायमेंशन उसके हो जा रहे हैं। पहला डायमेंशन पॉलिटिकल है, यानी तुम उसकी हत्या कर दो, उसके पाँव में मार दो, उसके सीने में मार दो, जो पॉलिटिकली अपोनेंट हो।
ज्यादातर जो भी है लगभग लगभग मैं समझता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये डाटा आता है कि अगर 200 लोगों पे ईडी रेड होगी तो 190 अपोजिशन पार्टी के होंगे और 10 ऐसे होंगे जो बड़े छुट भैया टाइप के होंगे भाजपा के। और यह संयोग नहीं हो सकता है। जैसे वो राजेश खन्ना की फिल्म इत्तेफाक थी, उसमें कहा यह भी इत्तेफाक, यह भी इत्तेफाक, तो यह इत्तेफाक नहीं होता कि 100 में 200 में से 190 केवल वही भ्रष्ट हो, यह बिल्कुल दूध के धुले हों। वैसे ही इनके यहाँ जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं 200 में 199, यहाँ तो एक भी इनका नहीं दिख पा रहा है। 199 कहीं ना कहीं या तो पॉलिटिकल अपोनेंट है या फिर दूसरी श्रेणी है जो कास्ट और रिलीजन के आधार पे इनके सामान्यतया वोटर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में विशेष करके वोट बैंक का एक कंसेप्ट है। वहीं से शब्द भी आया था सोशल इंजीनियरिंग, जो मतलब मायावती जी का हुआ कि उन्होंने वो महान सोशल इंजीनियरिंग किया कि ब्राह्मण्स को और दलित्स को मिला दिया, तो इन्होंने MY कर दिया, तो इन्होंने ये कर दिया, ABC कर दिया। अजगर हम सुनते थे कि चरण सिंह ने किया था, अहिर, जाट, गुजर और एक कुछ करके। तो जहां पर सोशल इंजीनियरिंग की इतनी मान्यता है वोट बैंक के रूप में, श्री आदित्यनाथ जी के समय जितने एनकाउंटर्स हुए हैं या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या उस सोशल इंजीनियरिंग और वोट बैंक पर स्पष्ट रूप से आधारित दिख रहे हैं। और एक तीसरा पहलू है वह पैसे का, जहां पर जैसे पुलिस वाले कुछ काम, जैसे हर एक लठैत का यह मनोवृत्ति होती है कि कुछ तो अपने मालिक के लिए करता है, कुछ अपने पेट के लिए करता है। बोलता है कि सब उसी के लिए करेंगे तो हमारे भी तो बच्चे हैं, तो योगी जी के लिए हम पॉलिटिकल वर्क तो कर देंगे भाई, तुम्हारे पॉलिटिकल राइवल्स को हम ठिकाना लगा देंगे, अतीक की हत्या हो जाएगी, वो जो थे मुख्तार जो है जेल में मर ही जाएंगे बेचारे कहते रहे और मृत्यु हो भी गई उनकी। और जितने पॉलिटिकल अपोनेंट से धीरे धीरे करके सब अपना ईश्वर को प्यारे हो गए किसी न किसी रूप में। एक तो यह काम है, और दूसरा काम यह है कि जो बचे हुए हैं वो हम खाएंगे। इसीलिए आप देख लीजिए गली गली चौराहे चौराहे आज की तारीख में सेलेक्टिव पुलिस ने किसी को उठाया। मैं जब जेल में था मेरे पास कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों ने मुझे बताया, वो लंगड़ाते आते थे, मैंने पूछा, उनमें कईयों ने बताया उनसे सीधे सीधे डील हुआ, वो पकड़ के ले आए गए और पूछा गया कि तुम्हारा फुल एनकाउंटर होगा कि हाँ तुम फुल चाहते हो कि हाफ चाहते हो। जैसे कि फुल फ्राई और हाफ फ्राई अंडे होते हैं, आप रेस्टोरेंट यही बोलेगा हाफ फ्राई चाहिए फुल फ्राई, तो कह रहे तुम फुल फ्राई फुल चाहते हो कि हाफ। तो फुल का मतलब है छाती में गोली और हाफ का मतलब है पाँव में गोली। और फुल से हाफ बदलने के लिए 5 लाख 7 लाख 2 लाख 3 लाख का रेट, यानी कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार का इस एनकाउंटर से संबंध है। आपने 2.5 लाख दे दिया, आपका फुल से हाफ में परिवर्तित हो गया, टिकट आपका बदल गया, अभी तक कॉमर्शियल क्लास में थे, अभी आप इसमें आ गए, बिजनेस में आ गए, जो भी हो गया। यह एक पहलू है। मंगेश यादव के प्रकरण में यह इनमें से किस संदर्भ में है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो तथ्य, अब देखिए मेरी एक खराबी है कि जो चीज जब मैं मौके पे नहीं था मैं निर्णायक टिप्पणी कर दूं कि वो फर्जी था, उचित नहीं होगा। लेकिन एक कंसेप्ट होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का, तो अभी तो संदेह का इसकी स्थिति है। मैं कोई घोषणात्मक बात नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, मैं वही संदेह ही पूछ रही हूँ क्योंकि आप पुलिसिया सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपके समय में भी कई एनकाउंटर हुए होंगे या आप उस तरीके की किसी एनकाउंटर का हिस्सा रहे होंगे। तो मैं ये बात समझना चाह रही हूँ कि क्या जब हम एनकाउंटर या किसी ऐसे मुठभेड़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या हम मूलभूत चीजें नहीं देखते कि एटलीस्ट जूता पहन ले, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले, कम से कम जो टीम साथ में जा रही है उसके लिए तैयारी कर ले। जब ये जो मंगेश यादव है इसके बारे में जब बात की जा रही है तो ये बताया जा रहा है कि इनके पहले बहुत ऐसे किस्से हैं, इन्होंने बहुत ऐसे अपराध किए हैं, ये किया है वो किया है, इस पे कुछ घोषणा भी थी, इनामी गुंडा बताया जा रहा है। जब इस तरीके के किसी गुंडे को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा हो तो मूलभूत सावधानी तो की ही जानी चाहिए। जैकेट पहनना, शूज पहनना, ये सब चीजें हिस्सा होती हैं। तो सामने से देखने पर आपको क्या लगता है, मतलब कुछ पॉइंट देखकर आपको लग रहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ जिसमें जो मंगेश यादव है उनके परिवार के लोगों का कहना है कि रात में जो है वो सिविल यूनिफॉर्म में लोग आते हैं और घर से उठा कर ले जाते हैं, 2-3 दिन बाद जो है वो एनकाउंटर जैसी चीज सामने आ जाती है।
तो ये सारी चीजें देखकर आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये एनकाउंटर हो सकता है या नहीं? बस संदेह के नजरिए से भी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस एनकाउंटर्स के बहुत सारे मामलों में, मैं फिर अपने उसी जेल के संदर्भ में लूंगा। जब मैं जेल में था तो हम्म। पीलीभीत एक कांड हुआ था, मतलब मैं उस समय बिल्कुल सर्विस में नया था। जब मैं सुनता था, एक रिटायर्ड अफसर, हम मेरे ख्याल से अब तो थोड़ी उम्र दराज हो गए होंगे, 75 के आसपास, मिस्टर RD त्रिपाठी करके। और पीलीभीत में मुझे लगता है कि 25 या कितने सिख थे उस समय, सिख निर्दोषों की हत्या हुई थी RD त्रिपाठी साहब के समय। पुलिस वालों ने जो चर्चा है कि पुलिस वालों ने उनको उतार करके बस से जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी। बाद में जब समय और परिस्थितियां बदली, CBI जांच हुई, तो मुझे याद है कि जब मैं जेल में था 40 या कितने लोग जो है सब रिटायर हो गए, क्योंकि लंबे समय बाद उनका केस खुला, बातें हुई। पुलिस हम्म। एनकाउंटर को लेके एक तो यह है कि प्रायः पुलिस एनकाउंटर्स जो है वो उनकी सच्चाई छिप जाती है, और उसका कारण यह है कि जिसको तफ्तीश करना होता है वह पहले से ही वही गुनाहगार होता है। अगर मिस्टर ए की तफ्तीश मिस्टर बी कर रहे हैं और ए और बी एक ही सिस्टम का हिस्सा है, तो मिस्टर बी से यह उम्मीद कदापि न की जाए कि मिस्टर ए की तफ्तीश करेंगे, क्योंकि कल को मिस्टर ए को मिस्टर बी की तफ्तीश करने का अवसर मिलेगा। और अगर हम एक दूसरे के साथ इतना भी भाईचारा नहीं निभाएंगे तो हम सभी समाज में नंगे हैं। यह हम्म। सिद्धांत जो है काम करता है मेरी समझ में। हम्म। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त, हम्म। तो एक तो इसीलिए सच्चाई क्या है यह प्रायः सामने नहीं आ पाती है, उन्हीं स्थितियों में आ पाती है जैसा गुजरात में हुआ था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर केंद्र में कांग्रेस की थी। CBI को सच्चाई सामने लाने का पूर्ण अधिकार दिया गया था, और क्या हुआ था अब हम सभी जानते हैं। स्वयं आज के गृह मंत्री जो है उनको उन तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा जिसको अब वो फर्जी बताते हैं। और मतलब मेरे ख्याल से 7 या कितने IPS अफसर उस समय, जे एक मेरे बैच का भी था जिसने तफ्तीश की थी। मुझे हम्म। उसने पूरी कहानी बताई थी कि कैसे कैसे उसने तफ्तीश, उसका उसका पूरा बहुत ही स्ट्रांग दावा था, और मैं उसकी बातों पर विश्वास करता हूँ। बाद में जब भाजपा की सरकार बनी तो वो नौकरी से निकाल दिया गया। आपके आजमगढ़ का ही रहने वाला था वो व्यक्ति, रजनीश राय नाम है उसका। उसने मुझे बताया था, वो नहीं चल, वो बाद में IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हो गया। बेहद ईमानदार, बेहद कर्तव्यनिष्ठ। उसने मुझे गुजरात मॉडल की जो वहां एनकाउंटर्स हुए थे उसमें, वो उस समय CID में DIG था, उसने बताया था कि किस प्रकार से उसने उसकी पूरी अनअर्थ किया था। तो ऐसे रेयर केसेज हम्म। होते हैं। हम्म। मंगेश का जहां तक प्रश्न है, इसमें सच्चाई आ पाएगी नहीं आ पाएगी, इस पर मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पर आपने एक लेटर, शिकायत लेटर दिया हुआ है। आपकी पार्टी की तरफ से एक लेटर है, शिकायत किया गया है, कुछ चीजें, कुछ बिंदु पर बात हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फैक्ट है, जैसे मैं आपकी बात सुन रहा था, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि हम स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट हम लोग भाई मान लीजिए पुलिस में रहे तो मुझे ये कहने का हक है ही, और कोई भी मानेगा ही कि हम स्पेशलिस्ट हैं, हम हो ना हो। लेकिन बहुत हम्म। सारी चीजें कॉमन सेंस की हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आपने बहुत ही वाइजली और एफर्मेटिवली आपने प्रेजेंट की कि यह ग्राउंड्स हैं जो इस मामले को संदिग्ध बनाती है। मैं उसी को रिपीट करूं, उसी में कुछ पॉइंट्स हमने वहां डाले हैं। जैसे कि यह हम्म। चप्पल वाली बात आपने कही, आपने वो सही कहा कि यह जो था बॉडी प्रोटेक्टर होता, जो उनके प्रिपेयर्डनेस की स्थिति थी, तमाम बातें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इन सब से हम्म। बढ़ के, क्योंकि हम्म। यह सब चीज संभव है, हम्म। 1% ही सही संभव है कि हम इतने व्याकुल थे कि हम चप्पल में भाग के चले गए। जैसे मान लीजिए कहानी है कि जब श्री कृष्ण आए, जब श्री हम्म। कृष्ण के घर सुदामा आए तो वो नंगे पांव चले गए उनको लेने के लिए। कोई हम्म। बावलेपन में कोई कर सकता है? मैं इतना बावला हूं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं उसको, मतलब मिल गया है, मैं जाऊंगा, मैं इतना डिवोटेड हूं, मैं नंगे पांव चल रहा हूं, मेरा पांव छिलेगा, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? वो आर्गुमेंट दे सकते हैं, और लोग देते भी इस तरह के अजीबो गरीब आर्गुमेंट से। हम्म। लेकिन जो सबसे रेलेवेंट, क्योंकि वो तो मौके की बात है, वो कहें कि हमें पाँव की परवाह नहीं, हमें ड्यूटी की परवाह है, कल को हमारी ही हम्म। बात सुन को अपना ये एलिबाई भी बना लें कि मैं तो मतलब पाँव में जो है कुछ हो जाए, लेकिन हम तो कर्तव्य को नहीं तिलांजलि देंगे। लेकिन वह हम्म। सब तो ठीक है, जो जो प्राइमरी एविडेंस है मेरी निगाह में, यदि उसकी ठीक से तफ्तीश हो जाए तो हम्म। निश्चित रूप से जवाब देना मुश्किल होगा कि जो व्यक्ति
कथित रूप से 2 नवंबर की रात 2 बजे घर से उठाया गया। और उसके बाद 2 दिन 2.5 दिन तक वह गायब रहा। वह 5 तारीख के सुबह अगले सुबह वो उन्हीं पुलिस वालों ने जिन्होंने उठाया या किसी और पुलिस वाले ने उठाया तो पुलिस के ही कस्टडी में कैसे मृत मिला, जब 2 दिन तक कहा था वो। यह एक ऐसा मुद्दा है मेरी समझ में। आप तो वहां मैनेज किए ही होंगे। देखिए एनकाउंटर साइट आपका है, आप मैनेज करेंगे, आप अपना एंगल वैंगल देखेंगे। हमको तो लगता है कि हो सकता है कोई अब आज जिस तरह से आदित्यनाथ जी की सरकार में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, साथ में एक आध फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रहते होंगे, वो बताते होंगे कि भाई इतने गोली पे इतने दूरी पे ऐसे करके मारो ताकि कल को नहीं मालूम चले, नेचुरल लगे। लेकिन जो बुनियादी बात है वह यह कि अगर एक व्यक्ति 2 तारीख की रात में घर से उठाया गया और यह बात अगर उसके घर वाले प्रूव कर पाएंगे, मैं इसको यह कहूंगा, क्योंकि सबके बाद भी पुलिस में और जस्टिस में और न्याय की व्यवस्था में होता है, प्रूफ ही जो है वो दैट इज द फाइनल वर्ड। तो अगर इस बात को वो कंक्लूसिवली या डेफिनेटली या मतलब टू अ रीजनेबल एक्सटेंट प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका एविडेंस अभी नहीं सुना है, तब निश्चित रूप से जो भी जो ये एसटीएफ है या कुछ है, इनको के लिए बहुत ही मुश्किल होगी उसमें जेन्युइननेस एस्टैब्लिश करना। लेकिन इससे हटके, ये मंगेश यादव के इंसिडेंट से हटके, यह अब एक सार्वभौमिक सत्य हो गया है कि श्री आदित्यनाथ की सरकार में इनके उकसावे पे, मैं यह शब्द कहूंगा, इनके उकसावे पे, इनके बढ़ावे पे, इनके चढ़ाने पे, इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक ऐसा कार्य कर रही है जो स्पष्टतया आपराधिक है, स्पष्टतया आपराधिक है। दुर्भाग्य का विषय है कल को उसी वह गोली मेरे छाती से किसी और की छाती से निकल जाए, और इतना ही नहीं, चूंकि अब सब कुछ इनके हाथ में है, यह मेरे खिलाफ एक पर एक एविडेंस ला दे और साबित करने करे साहब यह तो पैदाइशी इतना कमीना था कि इसको पैदाइशी ही मर जाना चाहिए था, इसने तो जो 56 साल इसने जिंदगी गुजार लिए वही सब समाज के लिए अपराध है। साबित कर जैसे किसी भी अपराधी को पर अमिताभ जी, जैसे किसी भी अपराधी को पकड़ मतलब इन तरीके के अपराध में जब वो नामिया अपराधी हो, ऐसे में पकड़ने के प्रयास में अगर गोली भी चलाई जाती है तो ये बताया जाता है कि पैरों पर चलाई जाती है ताकि बहुत अधिक दूरी तक वो ना भाग पाए, उसे आसानी से पकड़ा जा सके। लेकिन मंगेश यादव के केस में बताया जा रहा है कि 4 राउंड चलाया गया, कोई भी राउंड जो है वो कमर के नीचे नहीं है, सारे राउंड जो है वो कमर के ऊपर है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पकड़ने के नियत से या कानून न्याय देता, अदालत न्याय देती, उससे पहले पुलिसिया सिस्टम ने न्याय दे दिया और जो अपराधी हैं उसको जो है वो भगवान से भेंट करा दी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर किसी अपराधी को पकड़ने की नियत से अगर उस पर गोली चलाई जा रही है तो अमूमन ये बताया जाता है कि कमर के नीचे हिस्से पर गोली लगाया जाए, मारा जाए। ऐसे समय में इस तरीके की गोली से किसी की जान नहीं जाती है। देखिए, मैं जो इसमें विधि का प्रावधान है, लीगल प्रोविजन है, चूंकि मुझे मतलब मैंने सिर्फ अरेस्ट नहीं करवाए हैं, मैं अरेस्ट हुआ भी हूं, तो मैं एक एक प्रावधान का व्यवहारिक ज्ञान मेरे पास है। तो उसमें मेरा ही अरेस्ट हुआ, उसने किया कुछ भी खींच के ले गया, लेकिन कागज में उसने लिखा कि न्यूनतम अमिताभ ठाकुर उत्पात कर रहा था, अतः न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उसे काबू में लिया गया और उसे थाने ले आया गया। तो जो शब्द है वह है न्यूनतम आवश्यक पुलिस बल, मिनिमम रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स। तो न्यूनतम आवश्यक में जैसा आप कह रहे हैं कि सच यह नहीं है कि छाती पे, देखिए यह कोई नियम ऐसा नहीं बना है कि छाती पे हो किस पे हो, वह एक कंसेप्ट सेल्फ डिफेंस का है। यहाँ जो अभी तो कर रहे हैं वह अरेस्ट का कंसेप्ट नहीं आता है, यहाँ कंसेप्ट आता है सेल्फ डिफेंस का। क्यों? हम अपने जो थियोरेटिकल बात है कि हम अपने ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, देखा हमने कि किसी को रोका, वह भागा, हम पीछा किए, उसने फायरिंग किया, तो अब हमको अपनी बचत करनी है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस इमर्जेस थियोरेटिकली। तो सेल्फ डिफेंस में हम उस समय नहीं देखेंगे कि पाँव है कि छाती है, हमको अपना बचाव करना है। एंड राइट टू लाइफ जो है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, वह प्रिवेल कर जाएगा थियोरेटिकली। इसीलिए उस मोमेंट पे जब हम खुद अटैक के अंदर हैं, अगर हम पुलिस अफसर हैं, तो हमको यह राइट है कि हम अपने आप को बचाव करें।
और गोली ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम अरेस्ट का इशू नहीं रह गया, अब हमारे बचाव का इशू हो गया। वो लगातार हमको फायर कर रहा है। थियोरिटिकल बात है। प्रैक्टिकल बात यह है कि जैसा आपने खुद कहा कि इसमें एक और शब्द मैं कहना चाहूंगा, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, इनामिया। अब मैं यह देख रहा हूं कि इनामिया को लेकर भी इस समय दुर्भाग्य का विषय है कि इनामिया को लेकर भी भारी खेल हो रहा है। इनामिया कौन घोषित करता है? यह फिर वही आदमी है जो कि मैंने एक ही आदमी यहाँ कई रूप में, दशानन की स्थिति में यह पुलिस आ जाती है। पुलिस जो है वह बैक डेट में इनामिया घोषित, जैसे उसने किसी को पकड़ा, किसी का काम बना दिया, इधर एक आदमी बैठ के उसका इनामिया घोषित कर रहा है। जब तक आपके पास तक यानी मीडिया के पास तक बात गई, तब तक वो 50,000 का इनामिया भी हो गया, क्योंकि एसपी को राइट है इनामिया घोषित करने का, या डीआईजी को, उसने एक तरफ इनामिया घोषित कर दिया। तो अब आप कहेंगे अरे इनामिया था, इनामिया सुनते ही जो है लगता है कि भाई मान लीजिए उसकी श्रेणी बहुत उच्चीकृत हो गई। लेकिन आपने किया कब? मुझे लगता है कि अगर इन एनकाउंटर वाले केसेस को देखें तो तमाम एनकाउंटर ऐसे होंगे जो इनामिया जो है बैक डेटिंग के कारण 2 दिन 4 दिन पहले, आज एनकाउंटर हुआ है तो 4 दिन पहले बैक डेट में आपने इनामिया घोषित किया होगा। ऐसे तमाम केसेस होंगे, लोग नहीं देख रहे हैं, उतना समय भी नहीं है किसी के पास। दूसरा, क्योंकि जो है कि हमको एक्चुअली हमको उसको किल करना है, इसीलिए हम जो रिगर्स की बात कर रही है, थ्योरी की बात कर रही है, थियोरिटिकली ये सब होता है, प्रैक्टिकली यहाँ हमारा उद्देश्य ही गलत है। जैसे सही एनकाउंटर की बात अगर कीजिए, फिरोजाबाद में हुआ, सही एनकाउंटर हुआ, पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, बेचारे यंग सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। वह सही था, वह यह जैसे प्रिपेयर्ड नहीं था कि सब कुछ प्लेट में सजा के आपको दिया गया है, आप जाइए अपना होली खेलिए, वह नहीं था। एनकाउंटर हो गया, जो कि रियल कंसेप्ट है कि आप जा रहे थे, बदमाश आ रहे थे, उसने चलाई, आपने चलाई, हो गया। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो धनबाद में हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आत्मरक्षा में कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराधी पर जब गोली चलाता है तो वो ये नहीं देखता है कि छाती में लग रही है कि पैर में लग रही है, वो किसका, वो नहीं, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो मंगेश यादव वाला जो एनकाउंटर का गेम है, उसमें अगर मंगेश यादव के पास कोई हथियार बरामद हुई तो वो चीज तो मीडिया घराने में या मीडिया कवरेज में दिख ही नहीं रही है कि कौन सा असलाहा मिला है, कौन सा राइफल मिला है, ये चीज। और जो लूट का पैसा है वो भी घर में जो छानबीन हुई उसमें भी कितना पैसा मिला है, ये सारी चीजें कवरेज में नहीं है। तो मंगेश यादव के पास अगर कोई हथियार था तो उसकी तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही हैं। क्या वो खाली हाथ पुलिस पर वार कर रहा था या उसके पास कोई हथियार था? इस तरीके की कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, मुझे यह तो नहीं जानकारी, चूंकि लेकिन मैं आपको इसी पर मुझे अपने स्मरण से मैं एक छोटी सी कहानी मैं 2 मिनट में बताऊंगा कि जब मैं एसपी गोंडा था, उस समय एक मंत्री थे, अब स्वर्गीय हो गए, श्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, और जो मतलब जो है वह थोड़े से मतलब अब दिवंगत हैं, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि थोड़े से मतलब जो है शार्प दिमाग के वो हमेशा से थे। उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी बताई थी। उनका पुलिस से रास्ता और संबंध बहुत शुरू से रहा था। जब वो नवाबगंज थाना है जो आपको फैजाबाद अयोध्या से ठीक पहले है, वहां पर वहीं के रहने वाले थे, वहां के एक एसएचओ थे, उनसे उनकी दोस्ती थी। इंस्पेक्टर ने बोला कि यार आओ पंडित, बच्चे जब वो थे, एक एनकाउंटर किया हूं, दिखाता हूं। तो जब ऐसा विनोद सिंह ने मुझे बताया था, तो जब वह मौके पर गए तो देखे कि हाँ एक व्यक्ति का शव तो पड़ा है, बगल में एक जो आप कह रही है एक हथियार भी पड़ा है, लेकिन हथियार जंग लगा था। तो उन्होंने कहा कि यार इंस्पेक्टर, ये एनकाउंटर तो कर दिए हो वो ठीक है, लेकिन ये जंग लगी पिस्टल क्यों लगा दिए हो? यह कौन मानेगा कि इससे गोली चल रही थी? तब इंस्पेक्टर ने जो है वहां जिसको उन्होंने यह ड्यूटी दी थी कि यार ये ले आओ, रिवॉल्वर लेके आओ, रिवॉल्वर भी लाना पड़ता है, अगर भाई आदमी तो आ गया, रिवॉल्वर भी आना है। तो जिसको ड्यूटी दी थी उसको उन्होंने 500 गालियां दी, और मतलब जो भी इसकी गाली होती है बताने की जरूरत नहीं, और कहा कि तुमको यही रिवॉल्वर, इसमें तो तुम मुझे जेल भिजवाओगे इस रिवॉल्वर पे। तो उन्होंने कहा कि जाओ एक अच्छा रिवॉल्वर तुरंत लेके आ जाओ, और रिवॉल्वर रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी उन्होंने मुझे कहानी बताई थी।
तो यह कई चीजें ऐसी हैं जो चीज जब बिल्कुल मेरे हाथ में है, मुझे ही करना है पूरा का पूरा। जैसे मैं इस समय अपने रूम में बैठा हूँ आपसे बात की, इस रूम में मुझे क्या बनावट क्या बुनावट रखनी है वह मेरे ऊपर है। आपको तो जब तक आप बाहर से आएंगी तो आपको अगर मैं परमिट करूंगा, आप आएंगी देखेंगी। दूसरी बात एक और आप भी समझ गई हैं कि चूंकि जब से एक गोदी मीडिया शब्द आ गया है, यानी फिल्टर्ड मीडिया, गोदी मीडिया मतलब है फिल्टर्ड मीडिया, उनकी मजबूरी भी है कि सवाल न पूछो। उन्हें गांधी जी के 3 बंदरों की तरह से उनको, उन बेचारों को, उनकी मैं इसलिए बेचारा कहूंगा कि हो सकता है उनके मन में कुलबुलाहट हो। पत्रकार आदमी बनता है तो इस सोच से बनता है कि हम सच बोलेंगे, या कुलबुलाहट हो कि हम सच बोले, लेकिन जाता है सच नहीं बोल सकते, सवाल नहीं पूछना है उसको। जो कुछ भी फिल्टर्ड और जितना अमाउंट में मिल जाएगा उसको टाइप करके उतना निकाल देना है। तो ये सवालात वो कौन पूछे, क्योंकि भाई उसे नौकरी करनी है, उसका अलग परिवार है। बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बाकी ये जो एनकाउंटर की चर्चा है वो लगातार हो ही रही है, इसको लेकर बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन इसके पलट सरकार का ये कहना है कि इस तरीके के अपराधियों पर जब भी कानून का डंडा बजता है तब कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।